Hello friends, here we are again with our new topic from the chapter Resources and Development, class 10th, that is land degradation. प्यारे बच्चों, हमने पिछली बार जो हमने लैंड यूटिलाइजेशन और लैंड पैटर्न पढ़ा था इन इंडिया, उसके बाद अभी एक टॉपिक बचता है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। क्योंकि लैंड के हमने यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया और लैंड के हमने रिसोर्सिस के बारे में पढ़ लिया कि लैंड रिसोर्स के रूप में किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम एक नेगेटिव साइड से हम पढ़ेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज क्या हो सकते हैं और लैंड डिग्रेडेशन के अंडर हम क्या क्या हमारे लॉसेस होते हैं और क्या क्या हमारे बेनिफिट्स। तो इस साइड हम नहीं देख सकते क्योंकि लैंड हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है और जब उसका डिग्रेडेशन होता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट एज वेल एज हमारी लाइफ के ऊपर भी पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा लैंड डिग्रेडेशन, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है लैंड डिग्रेडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। लैंड डिग्रेडेशन इज ए प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वही हम ब्रेक करके पढ़ेंगे, जैसे डेफिनेशन को पढ़ते हैं बेटा। लैंड डिग्रेडेशन एक प्रोसेस होता है इन विच द वैल्यू ऑफ बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि बायोफिजिकल एनवायरनमेंट होते कौन से हैं। बेटा ध्यान रखना, इसके अंदर आपके बायोटिक और एज वेल एज अबायोटिक दोनों के दोनों फैक्टर आते हैं। बायोटिक और अबायोटिक का मतलब है, यहाँ से आप इसको आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे जो लिविंग फैक्टर है वो भी आते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यहाँ पे जो नॉन लिविंग फैक्टर आते हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि लैंड डिग्रेडेशन के प्रोसेस में आते हैं। वेयर लैंड इट इज अफेक्टेड बाय कॉमन ह्यूमन कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेस। देखो ऐसे प्रोसेस एक कॉम्बिनेशन होता है ऐसे प्रोसेस का जिन्होंने किसने इंड्यूस किया है। इंड्यूस का मतलब होता है स्टार्ट करना। किसको इंड्यूस किया है? जिसको ह्यूमन ने इंड्यूस किया है। एक्टिंग अपॉन द लैंड, जो किसके ऊपर लगते हैं? लैंड के ऊपर लगते हैं बेटा। तो एक ऐसा प्रोसेस इन विच द वैल्यू ऑफ बायोफिजिकल एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड हो जाता है, वो अफेक्टेड बाय कॉम्बिनेशन के कारण, जो कि ह्यूमन इंड्यूस प्रोसेस होता है और जो कि लैंड के ऊपर अपॉन होता है, एक्टिंग होता है। इट इज व्यूड एज एनी चेंज और डिस्टरबेंस टू द लैंड। अगर कोई भी हमारी लैंड में जो चेंज आ जाता है और उस चेंज के कारण हमारी जो लैंड होती है, यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए बेटा, आप ध्यान रखना, अनडिजायरेबल हो जाती है। अनडिजायरेबल का मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब उसका लैंड का डिग्रेडेशन हो चुका है और उसका कोई भी यूज अब नहीं बचा है। पहले वहां पे जो लैंड फर्टाइल होती थी, अब वो लैंड वहां पे उसकी फर्टिलिटी खो जाती है और वो फर्टाइल नहीं रहती है। तो ऐसे केस को हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन is a process in which the value of biophysical environment, that is biotic as well as abiotic, living as well as non-living, is affected by the combination of human-induced process acting upon the land. It is viewed as a change or disturbance हो जाता है to the land, किसमें? land में। perceived to be deleterious, यहाँ पे दोनों के दोनों synonyms है, जो कि है deleterious और undesirable हमारी land हो जाती है। अब उससे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है कि जो हमारी लैंड होती है उसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं। चलो लैंड डिग्रेडेशन जो होता है उसके मेन कोजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है, हम फर्स्ट देखते हैं, जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का तो इसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन से आपकी सॉइल इरोजन भी होती है, तो जो कि लैंड डिग्रेडेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, दैट इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? रिसोर्सिज के लिए जब आप बहुत सारे पेड़ों की कटाई एक्सटेंट लिमिट तक कर देते हो, जहाँ पे रिसोर्सिज के लिए पेड़ों को काटा जाता है और वो लिमिट बहुत ज्यादा हो जाती है, दैट इज नोन एज डिफोरेस्टेशन, उसको हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। सेकंड यहाँ पे है आपकी ओवर ग्रेजिंग। यहाँ पे देखिए ओवर ग्रेजिंग आ जाती है। जब ओवर ग्रेजिंग होती है तो उस केस में भी क्या हो जाता है आपका, आपकी लैंड डिग्रेडेशन होती है और यहाँ पे जो आपकी लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है। आवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जहाँ पे आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आपको जो मेन्योर होता है, जहाँ पे मेन्योर की जगह आप केमिकल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का जहाँ पे इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है, वो भी लैंड के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है और इससे इसकी फर्टिलिटी भी लॉस हो जाती है और सोइल भी बिल्कुल अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है। इससे प्रोडक्शन तो इंक्रीज होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर इसका यूज एक्सेस मात्रा में हो जाए,
जो कि एक्सेस का मतलब होता है ओवर यूज हो जाए, तो फर्टिलाइजर्स भी लैंड के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं और हमारी लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देखिए ये हमारा आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है, जब यहाँ पे क्लाइमेट से मतलब होता है हमारा जैसे टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, यहाँ पे रेन से रिलेटेड होता है, यहाँ पे मतलब टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, रेन बहुत ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे लैंड का डिग्रेडेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। और जहाँ पे बिल्कुल सूखा वहां पे रेन होती नहीं है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है और कहीं पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण भी आपका लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है, जब आप इरिगेशन करते हैं और वो ओवर हो जाता है। ओवर इरिगेशन का मतलब है कि जहाँ पे जितनी आवश्यकता है, जितनी नीड है लैंड को पानी की, आप उससे एक्सेस मात्रा में, उससे एक्सेस लिमिट में दे देते हो, तो वहां पे भी लैंड के यहाँ पे डिग्रेडेशन होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं और यहाँ पे आपका सोइल इरोजन भी हो जाता है और जो टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सोइल की, वो चली जाती है, जिससे लैंड अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है। नेक्स्ट वन इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले आप समझिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता क्या है। जब आप फॉरेस्ट की सफाई करके, फॉरेस्ट को काट कर वहां पे एक जगह बनाते हो और वहां पे आपकी एग्रीकल्चर की जाती है, लेकिन एग्रीकल्चर आपकी होती रहती है, लेकिन कुछ ईयर्स के बाद जब वहां पे सोयल अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है, तो वह जगह छोड़कर आप दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हो और वहां पे दोबारा फिर आप वनों की कटाई करते हो और वहां पे दोबारा फिर लैंड पे आपने यहाँ पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ पे कुछ सालों के बाद जब ये सोइल अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है, तो आप अगेन यहाँ पे जाके नए फॉरेस्ट को साफ करते हो और वहां पे फिर आप एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर देते हो। दैट इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। बट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं। एक तो हमने वहां की जो सोयल थी, वहां की फर्टिलिटी को बिल्कुल ही खराब कर दिया, बिल्कुल ही उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया। और दूसरी तरफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के जो मेन नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर तभी होती है जब आप डिफोरेस्टेशन करते हो। और डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जब आप वनों की कटाई कर रहे हो, तो इससे आप सोयल भी आपकी प्रभावित होती है, इसका इम्पैक्ट सोयल के ऊपर भी पड़ता है और इसका इम्पैक्ट आपकी लैंड के ऊपर भी पड़ता है और आपका लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है और लैंड अपनी जो फर्टिलिटी उसको यू भी लॉस कर देती है और लैंड जो आपकी यूज हो सकती थी जिस एक्सटेंट लिमिट तक, अब आप लैंड का उस एक्सटेंट लिमिट तक यूज नहीं कर पाते हो। सो वी कैन से दैट अगर हम देखें तो लैंड डिग्रेडेशन के यही कुछ 6 5 6 हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, उसके कॉजेज हैं। जो कि सबसे पहले आता है डिफोरेस्टेशन, कि जहाँ पे हम वनों की कटाई कर देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। सेकंड आता है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्योंकि देखो ओवर ग्रेजिंग में जो सोयल होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जो ग्रास होते हैं या प्लांट्स होते हैं उसको बांधे रखते हैं, उसको टाइटन रखते हैं। लेकिन जब ओवर ग्रेजिंग हो जाता है और वो प्लांट्स और वो घास चली जाती है, तो उसके बाद वहां पे फिर आपकी लैंड डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है और सोयल इरोजन होना भी स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम कह सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन कहीं तक ये आपकी सोइल इरोजेशन इरोजेशन सॉरी सोइल इरोजन की जैसी होती है, जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन और सोइल इरोजन एक जैसे एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। क्योंकि सोइल और कुछ नहीं, लैंड की टॉप मोस्ट लेयर ही होती है, उसी का पार्ट होती है। तो जो कोजेज लैंड डिग्रेडेशन में आते हैं, बहुत सारे कोजेज ये आपको सोइल इरोजन में भी देखने को मिलते हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि लैंड डिग्रेडेशन में हम किस तरीके से देख सकते हैं ये चीज उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अब आता है, अब लैंड डिग्रेडेशन तो हो गया, अब कुछ कारणों के कारण जो हमने पीछे पढ़े, लेकिन इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट के साथ साथ ये हमारी लाइफ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे अफेक्टेड होती है जो लैंड डिग्रेडेशन के कारण होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए एग्रीकल्चर, यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ के रूप में दिया गया है बच्चों, लेकिन आपका एक क्वेश्चन आता है तो आप इसको पॉइंट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बस आपको मेन समझना इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें से जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि यहाँ से नया पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको अलग पॉइंट के रूप में अपने नोट्स भी बना सकते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज थ्रेटन्ड बाय लैंड डिटोरेशन। सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझिए। जो यहाँ पे लैंड डिटोरेशन आ रहा है, ये लैंड डिटोरेशन जो आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ही डिग्रेडेशन का सिनोनियम्स होता है बेटा। लैंड का डिटोरेशन होना, उसका बर्बाद हो जाना ही क्या कहलाता है बेटा, डिग्रेडेशन या डिटोरेशन कहलाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज थ्रेटन्ड बाय द लैंड डिटोरेशन, किसके द्वारा, लैंड डिटोरेशन के द्वारा होती है, जो कि हमारी इसके ऊपर इफेक्ट एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी पड़ता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है जो, वो लैंड डिग्रेडेशन के द्वारा प्रभावित हो रही है। इट वर्सन सोयल हेल्थ विच हैज एन effect by the rural resistance and quality of
ऑफ लाइफ, जो किसके ऊपर इफेक्ट डालती है, सोइल की हेल्थ के ऊपर, विच हैज एन इफेक्ट ऑन रूरल रेजिडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूरल रेजिडेंट्स को स्पेशल से हाईलाइट किया गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर ज्यादातर रिलेटेड किससे होती है, वो ज्यादातर रिलेटेड होती है हमारी किससे, क्वालिटी ऑफ लाइफ से। यहाँ पे कहाँ होती है, ये आपकी जो एग्रीकल्चर होती है वो किससे रिलेटेड होती है, आपकी एग्रीकल्चर रूरल रेजिडेंट से रिलेटेड होती है। अब देखो, सोयल हेल्थ इससे प्रभावित होगी तो इससे इम्पैक्ट डलेगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इम्पैक्ट डलेगा। लेकिन आप इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कैसे जोड़ सकते हो, आपको पता है अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी आपकी कम होगी तो इससे जो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर हमारे जो एम्प्लॉयर्स है, सो फॉर एग्जांपल जो किसान है, फार्मर्स हैं, उनकी भी जो इनकम होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले उन्हें सब्सिस्टेंस फार्मिंग करनी पड़ती है, घर के लिए अपना अनाज बनाना पड़ता है, उसके बाद जब वो वहां से मंडी में अपना अनाज वगैरह लेकर जाएंगे और उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे जितने उनको चाहिए, तो इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली चीज जो आती है यहाँ पे वो आती है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इट वर्सन, वर्सन का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा खराब कर देता है, बहुत ज्यादा लो लेवल की बना देता है किसको, सोयल हेल्थ को। अब सोयल हेल्थ का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ध्यान रखना है बेटा, उसकी फर्टिलिटी से होता है कि सोयल की जो फर्टिलिटी है ना वो लूज हो जाती है, और जिससे रूरल की रेजिडेंस के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। इट इज कोजिंग, हम देखो सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरीके से आप इनको पॉइंट के रूप में भी समझ सकते हैं। इट इज कोजिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज इवेंट टू वर्सन। देखो क्लाइमेट चेंज होता तो है लेकिन और ज्यादा वर्सन खराब हो जाता है, विच इज लीडिंग टू इवन मोर डैमेज, और ज्यादा डैमेज हो जाता है। डिग्रेडेड लैंड फॉर इंस्टेंट लूजेज इट्स एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को लूज कर देती है। वो कौन सी एबिलिटी है, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा मेन, जैसे मेन इम्पैक्ट जो डालती है ग्लोबल वार्मिंग में वो कार्बन डाइऑक्साइड डालती है। अब जो डिग्रेडेड लैंड होती है वो अपनी एबिलिटी को लूज कर देती है उस एब्जॉर्ब कार्बन को करने में। इसका मतलब है कि अब आगे जो कार्बन है वो बहुत कम एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज्यादा सेवर हो जाता है, और हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है वो CO2 बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो सकता है। सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, देखो दो वर्ड आए हैं, एक आया सरफेस और एक आया है ग्राउंड वाटर। रिसोर्सेज हैव डिक्लाइंड इन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। कौन से, सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एज ए रिजल्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन के कारण हो जाते हैं। अंडर द बेस्ट सिनेरियो में आप देखोगे 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग, population of dry land that is susceptible to water stress and drought intensity is predicted to reach 178 million by 2050। आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हो कि लैंड डिग्रेडेशन का हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, अंडर द बेस्ट सिनेरियो 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग, ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग के अंडर है, इतना ज्यादा टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। एंड पॉपुलेशन ऑफ ड्राई लैंड दैट इज ससेप्टिबल टू वाटर स्ट्रेस, वाटर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एंड ड्रॉफ्ट इंटेंसिटी मीन सूखा जो है उसकी इंटेंसिटी, इसको प्रेडिक्टेड किया गया है टू रीच 178 मिलियन हो जाएगी 2050 तक। तो आप देख सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन के कितने ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ते हैं। और आपको पता है कि ड्राफ्ट का और वाटर स्ट्रेस का और जो पॉपुलेशन है उसका ड्राई लैंड का डायरेक्टली इफेक्ट ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर पड़ता है। द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है जहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं, एंड कम्युनिटीज, ए ग्रुप ऑफ पीपल्स, टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टेड बाय इनसिक्योर लैंड टेन्योर। ये सब क्या हो जाते हैं बेटा, टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टेड बाय इनसिक्योर लैंड टेन्योर के कारण ये क्या होते हैं बेटा, इम्पैक्ट होते हैं, विच पुट्स दैट एफर्ट एट रिस्क, जिससे एफर्ट रिस्क हो जाता है ड्यू टू द लैंड डिग्रेडेशन। तो ये आपके कुछ मेन पॉइंट थे जो कि हमारी डेली लाइफ के ऊपर पड़ते हैं, किसके कारण बेटा, लैंड डिग्रेडेशन के कारण। तो सबसे पहले अगर हम इनको अलग अलग पार्ट्स में एस्पेक्ट्स में देखोगे तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो इसका पड़ता है वो पड़ता है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, जिससे लैंड डिटेरियोरेशन होता है। दूसरा, ये है सोइल की हेल्थ, एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे पड़ता है, ये इम्पैक्ट डालता है सोइल की हेल्थ के ऊपर, उसको इनफर्टाइल बना देता है, जिससे प्रोडक्टिविटी हो जाती है कम। अब प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी तो इससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है
रूरल रेजिडेंट्स की वो भी आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है, जिससे अब ये सबसे पहला इसका था जो इम्पैक्ट था। दूसरा था इसका क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा वर्सन कर देती है, जो आपकी लैंड की एबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की, उसको ये लूज कर देती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो आपके एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, उसके बाद हमने पढ़ा था सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। अगर हम सरफेस एंड ग्राउंड वाटर की बात करेंगे तो उसकी क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ये भी आपकी चेंज हो जाती है, किसके कारण? लैंड डिग्रेडेशन के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है बेटा, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर या सोयल की फर्टिलिटी लूज करने से नहीं होता। आप इसका ध्यान रखना, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब, क्योंकि सोयल, अगर हम सोयल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे और सोयल को एज ए रिसोर्स पढ़ेंगे, तो वहां पे सारे जो पॉइंट्स होंगे डायरेक्टली रिलेटेड टू सोयल होंगे, और सोइल के कारण जो हमारे हमारे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि आपने लैंड रिसोर्स में पढ़ा था, इसके वेरियस यूज है। वेरियस यूज का मतलब ये एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर यूज के रूप में भी लैंड डिग्रेडेशन आती है। तो इन सब चीजों के बारे में आपने पढ़ा था, तो हम कह सकते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन का जो इफेक्ट है वो हमारी लाइफ के ऊपर किस तरीके से पड़ता है। अब यहाँ पे ड्राई लैंड के रूप में भी पड़ता है, वाटर स्ट्रेस के रूप में, एंड ड्राफ्ट की इंटेंसिटी के रूप में पड़ता है, जहाँ पे आपको 2050 तक आपको दिया गया है कि वाटर के ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ जाएगा और ड्राफ्ट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। So these are the impact on the land degradation on our life as well as on the environment. अब आगे देखिए, अब देखिए लैंड डिग्रेडेशन और पोवर्टी साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं कुछ। देखिए, पोवर्टी साइकिल का मतलब क्या होता है? जब एक बार पोवर्टी और एक बार इसने किसी भी रूरल एक्टिविटी या अर्बन को एक बार अफेक्ट कर दिया, सबसे पहले ना आप साइकिल के बारे में समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइकिल क्या होता है कि जैसे आपने एक बार सेंटेंस सुना होगा हमारी डेली लाइफ में भी, कि कोई व्यक्ति कई बार गरीब होता तो वो गरीब ही रह जाता है, अगर अमीर होता है तो वो अमीर ही रह जाता है। तो ये हमारा मेन कारण होता है साइकिल का। इसका एग्जाम्पल होता है लैंड डिग्रेडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लैंड डिग्रेडेशन हुआ है विच रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चरल लेबर प्रोडक्टिविटी। ये सबसे पहले समझिए कि डिक्लाइन हो जाता है किसमें? एग्रीकल्चरल लेबर प्रोडक्टिविटी में। एग्रीकल्चर लेबर प्रोडक्टिविटी में किसमें? एग्रीकल्चर की जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है ना, कि जितना जो पहले प्रोडक्शन कर सकते थे, अब वो उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, जो कि हमने पीछे पहला ही इम्पैक्ट पढ़ा था लैंड डिग्रेडेशन का। मींस ये प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन से यहाँ पे जो आप देख सकते हो, यहाँ से जो मेन इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो इम्पैक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर? सोयल के ऊपर। ये सोयल की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट जो अपना डालता है, उसके कारण आपकी जो प्रोडक्शन होती है ना, वो प्रोडक्शन क्या हो जाती है आपकी? डिक्रीज हो जाती है, जिसको हमने बोला डिक्लाइन इन द लेबर प्रोडक्टिविटी। अब सोइल की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो अब देखो सोइल की हेल्थ अच्छी क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने देखो लैंड डिग्रेडेशन के कारण में हमने देखा था ना, कि जहाँ पे हम ओवर यूज कर रहे थे किसका? फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज कर रहे थे, या उसके अलावा हम एक्सेस, हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? एक्सेस में हम इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। तो देखो इनका जो ये ओवर यूज हो रहा ना, ये फर्टिलाइजर्स का और एक्सेस इरिगेशन हो रहा है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके साथ पड़ रहा है बेटा? सोइल की हेल्थ के साथ पड़ रहा है। और यहाँ पे जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज हो रही है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है, सारे फैक्ट्स को बेटा जोड़ना सीखो, तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, आप चीजों को कंबाइन कर पाओगे और सब चीजों के साथ जोड़ पाओगे। क्योंकि जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म होगा, हम इसके क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस करने वाले हैं, और वहां पे फैक्ट्स बेटा एक चीज को रट्टा नहीं मारना होता, उन फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उन सारे फैक्ट्स के साथ जब क्वेश्चन मिक्स होकर या कंसेप्ट को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर जब आपका एग्जाम में आएगा, जैसे केस स्टडीज वगैरह आती हैं या असर्शन या रीजन वगैरह आते हैं, वो आपके तभी हो पाते हैं जब आपके सारे फैक्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तभी हम सारी चीजों को सोल्व कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने लैंड डिग्रेडेशन का सीधा आपने रट लिया, भाई लैंड डिग्रेडेशन की ये कोजिज हैं, ये इसके इम्पैक्ट होते हैं, ये अलग अलग, नहीं, उसको उस तरीके से मत पढ़ो। सबसे पहले देखो लैंड डिग्रेडेशन में सोइल की हेल्थ है, बेटा सोइल की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज देखो कि सोइल की हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमने इससे पहले हमने देखा था लैंड डिग्रेडेशन के कोजिज में, वहां पे मैंने देखा था ग्रेजिंग भी आया था, वहां पे मैंने देखा था ओवर यूज ऑफ एक्सेस ऑफ इरिगेशन भी आया था। तो ये कारण थे सोइल की हेल्थ के ऊपर। अब देखो कोजिज हो गए लैंड डिग्रेडेशन के,
इफेक्ट पड़ा सोइल की हेल्थ के ऊपर। अब सोइल की हेल्थ से वो होगी इनफर्टाइल। अब उस इनफर्टाइल के होने के कारण यहाँ पे आपका इफेक्ट पड़ रहा है आपके किसके ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर लेबर प्रोडक्टिविटी। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैंने उसको रटा नहीं, यहाँ पे मैंने उसका हर एक रीजन बता दिया कि इसका रीजन भी क्या होता है। तो इस चीज को इस तरीके से मैं आगे बढ़ता चलूंगा। अब देखिए, जैसे ही एग्रीकल्चर की लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, पहले जितना वो प्रोडक्शन कर पाता था 1 एकड़ में, अब उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा, अब प्रोडक्शन हो गया कम। उससे क्या होगा, लेबर एलोकेटेड टू ऑफ फार्म वर्क एंड नेचुरल रिसोर्स यूज। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ऑफ फार्म वर्क पे चले जाएंगे वो। अब एक बात बताओ, जिस मान ले मैं किसी वर्क में लगा हुआ हूँ और उस वर्क में मेरी जो एफिशिएंसी है ना वो लगातार कम होती जा रही है। एफिशिएंसी का मतलब, अब मान ले फॉर एग्जांपल, मान ले तुम इसको ऐसे समझो कि मान ले कोई एक टीचर है। अब उस टीचर ने किसी स्कूल में ज्वाइन किया और उस टाइम पे उसकी सैलरी 15,000 थी। अब वो क्या एक्सपेक्ट करता है बेटा, वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि जैसे ईयर बाय ईयर टाइम इंक्रीज होता जाएगा, मेरी सैलरी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर हर ईयर हम उसकी सैलरी को डिक्रीज करता रहे, 15,000 से 14,000 होगी, 14,000 से 9,000 होगी, 9,000 से 6,000 होगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब टीचर उस वर्क को क्विट कर देगा। उसको क्या कर देगा, क्विट कर देगा। यही काम तो लेबर का हो रहा है ना, यही काम तो एग्रीकल्चर में हो रहा है ना, कि उसकी प्रोडक्टिविटी लगातार डिक्रीज होती जा रही है। जितना प्रोडक्शन उसने, फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिए, जितना प्रोडक्शन उसने 2022 में किया था, इतना प्रोडक्शन 2023 में नहीं हो रहा है, और इतना प्रोडक्शन आगे 2024 में नहीं हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपके लेबर थे ना वो एलोकेटेड का मतलब शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे, ऑफ फार्म वर्क पे, एंड नेचुरल रिसोर्स का यूज करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण डिक्लाइनिंग वेजेज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होंगे। देखो, नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, कि नेचुरल रिसोर्स का यूज करने का मतलब क्या है, कि अब वहां पे देखो, जैसे मान लो प्रोडक्शन आपकी डिक्रीज हो रही है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपकी वेजेज जो है ना बेटा, वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने किन चीजों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अब जब नेचुरल रिसोर्सेज का, तो हम इस चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं भी, नेचुरल रिसोर्सेज को आपको ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल यूटिलाइजेशन करना है, वो ऑप्टिमम होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो अब देखो, मान ले ऑप्टिम, इसको एक एग्जांपल के तौर पर आप और भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो अब वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, फॉर एग्जांपल किसी दूसरे देश की बात करते हैं, वहां पे वीट का प्रोडक्शन लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, तब वीट के प्रोडक्शन के साथ साथ अब वो फिशेज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा। अब वो मछली पालन करना स्टार्ट कर देगा, या मछलियों को समुद्र से उठाना स्टार्ट कर देगा, मीन्स रिवर्स वगैरह से मछली पकड़ना स्टार्ट कर देगा। ये एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपका क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा, लेबर रीएलोकेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब यहाँ पे दोबारा फिर कहाँ चला जाएगा, वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में चला जाएगा। अब उसके बाद दोबारा फिर क्या होगा, लैंड का डिग्रेडेशन होगा। दोबारा फिर क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में क्या होगी बेटा, आपकी डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये साइकिल आपका चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं, ये एक पोवर्टी साइकिल है। और हम कह सकते हैं कि ये है हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो बार बार लगातार हो रहा है, उसका एक साइकिल बना हुआ है, जिसको हमने अभी तक इसको तोड़ने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज लैंड डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन साइकिल। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें दूसरी बात थी, मीन्स प्रॉब्लम के कोजिज के बारे में पढ़ लिया। अब उस प्रॉब्लम के क्या इम्पैक्ट होती है उसके बारे में पढ़ लिया। लेकिन हम अब हमें कंजर्वेशन भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि लैंड अगर लगातार डिग्रेडेशन होती चलेगी, आज के टाइम में सबसे ज्यादा ये देखिए, फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे लोगों ने थ्योरी दी है, इकोनॉमिस्ट ने। अब सबसे मेन चीज ये देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर लैंड डिग्रेडेशन होती है, पॉपुलेशन हमारी लगातार इंक्रीज हो रही है, और दूसरी तरफ हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन है बेटा, वो भी लगातार होता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, और लैंड डिग्रेडेशन के कारण हमारी जो प्रोडक्शन है वो लगातार क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा ना कि पॉपुलेशन के पास सफिशिएंट खाने के लिए फूड नहीं होगा।
ये बिल्कुल सही बात है। जब एक कोई चीज लगातार बढ़ती जा रही है और एक चीज लगातार घटती जा रही है, तो हमारे पास सफिशिएंट फूड नहीं होगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन लगातार डिक्रीज होते जा रहा है। किसके कारण? लैंड डिग्रेडेशन के कारण। क्योंकि यहाँ पे हम आगे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोच रहे हैं? प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो इस चीज को ठीक करने के लिए इसको कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन हमें अपनी लाइफ के लिए और अपने इन्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी ओवर ग्रेजिंग की। तो एक बात का ध्यान रखना, सबसे अच्छी बात ये होती है एसएस में, जो कोज होते हैं ना, उनका जो सॉल्यूशन होता है ना, वही आपका क्या होता है? कंजर्वेशन होता है। ये आप हर जगह देख सकते हो कि जो प्रॉब्लम का मेन कारण है ना, उसी को आप खत्म कर दीजिए तो आपका कंजर्वेशन हो जाएगा। अब वहां पे हमने इसके कारण में क्या देखा था? हमने देखा था कि ओवर ग्रेजिंग हो रही थी, उसका मैनेजमेंट कर देते हैं। जहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा था, वहां पे क्या कर रहे हैं? अफोरेस्टेशन कर देते हैं। मीन्स जहाँ पे पेड़ हमारे लगातार घट रहे थे, अब यहाँ पे हम क्या प्लांटिंग ट्रीज कर देंगे एक स्पेसिफिक एरिया पे। दूसरा हम क्या कर रहे हैं बेटा? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ से वाटर का जो फ्लो होता है लैंड को डिग्रेड करता है, जिससे आपका सोयल एरोजन वगैरह होता है, उससे वो बचेगा। दूसरा प्लांटिंग ऑफ शेल्टर प्लांट, ये भी डायरेक्ट आपका सोइल के ऊपर इफेक्ट करता है। जहां पे प्लांट्स और विंड ब्रेक्स लगाएंगे, जिससे आपका सोइल एरोजन भी रुकेगा और आपकी टॉप मोस्ट जो लेयर है एनवायरमेंट की, वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। तीसरा, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि वेस्टलैंड वो होती है जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती है, लेकिन वहां पे उसको दूसरे यूजेज में हम लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था जब लैंड का हमने यूटिलाइजेशन के रूप में देखा था, जहाँ पे हमने फैलो लैंड, वेस्ट लैंड वगैरह बहुत सारी लैंड्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। कंट्रोल अगर अवर माइनिंग एक्टिविटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनिंग एक्टिविटीज ये बिल्कुल लिमिटेड होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप माइनिंग एक्टिविटीज आप करते जा रहे हैं, उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं मिनरल्स के लिए या किसी दूसरे रिसोर्सेज के लिए। इनके ऊपर आपको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भी एक मेन रीजन होता है लैंड डिग्रेडेशन का। और लास्ट आता है प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण भी आपकी जो होती है बेटा, उससे आपका वाटर जो होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से किसके ऊपर इफेक्ट डालता है बेटा? वाटर के ऊपर इफेक्ट डालता है। अब उस वाटर का इस्तेमाल आप किस में करते हो? आप इरिगेशन में करते हो। अब उस इरिगेशन के कारण उसका इफेक्ट किसके ऊपर डलता है? सोयल के ऊपर डलता है। सोयल का मतलब ही क्या होता है बेटा? लैंड का डिग्रेडेशन होना ही होता है। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, जिससे आपकी कंजर्वेशन हो जाएगी लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे हमने एक बार स्टार्टिंग से एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस इन विच वैल्यू बायोफिजिकल एनवायरनमेंट, जो बायोफिजिकल एनवायरनमेंट होती है उनकी वैल्यू होती है वो अफेक्ट हो जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंड्यूस प्रोसेस के। ये एक्टिंग अपॉन द किसके ऊपर होता है बेटा? लैंड के ऊपर होता है। और जिसके कारण हमारी जो लैंड होती है वो डिलीट्रियस या इनडिजायरेबल हो जाती है, अनडिजायरेबल हो जाती है। जहां पे आप जैसा फिगर में डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो, एक तरफ आपकी फर्टाइल लैंड है और एक तरफ आपकी अनफर्टाइल लैंड है, और इसका मेन रीजन होता है ह्यूमन इंड्यूस प्रोसेस के कारण। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसकी कोजेज क्या क्या होती हैं। दैट आर डिफोरेस्टेशन हो सकता है, और ग्रेजिंग हो सकता है, और यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हो सकता है, या फिर क्लाइमेट चेंज हो सकता है, और इरिगेशन हो सकता है, या फिर मैंने आपको बताया था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में, जहाँ पे मैंने इसकी आपको डेफिनेशन भी दी थी कि एग्रीकल्चर करना एक जगह पर आपके फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर करके, लेकिन जब सोइल की फर्टिलिटी वहां पे लूज हो जाती है, उसके बाद दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना, दैट इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये भी आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर। नेक्स्ट आपने इम्पैक्ट देखे थे, एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट आपने देखा था। दूसरा, इसकी जो एबिलिटी है वो लूज हो जाती है कार्बन को एब्जॉर्ब करने की, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है ग्रीन हाउस गैस के रूप में आपका ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तीसरा हमने देखा था सरफेस और ग्राउंड वाटर के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के रूप में भी। और चौथा हमने देखा था, जैसा प्रोडिक्ट किया गया 2050 तक, आपकी लैंड जो आपके ड्राफ्ट इंटेंसिटी है उसके ऊपर भी पड़ेगा, आपकी लैंड ड्राई हो जाएंगी, और जिसका प्रोडक्शन होगा और जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडिविजुअल और कम्युनिटीज के ऊपर पड़ता है क्लाइमेट चेंज के रूप में। नेक्स्ट हमने देखा था लैंड डिग्रेडेशन में पॉवर्टी साइकिल होता है या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये एक साइकिल के रूप में कैसे होता है, कैसे लेबर शिफ्ट होते रहते हैं लैंड डिग्रेडेशन के कारण, वो एग्रीकल्चर से कैसे नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं, अब उसके बाद डिक्लाइनिंग वेजेज के कारण वो किस तरीके से दोबारा फिर एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में चले जाते हैं, और ये साइकिल आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है।
नेक्स्ट आपने जैसे लास्ट में पढ़ा था कंजर्वेशन के बारे में कि किस तरीके से आप कंजर्वेशन कर सकते हो, लैंड डिग्रेडेशन का मैनेजमेंट कर सकते हो, ओवरग्रेजिंग की फोरेस्टेशन कर सकते हो। मीन्स जो जो इसकी कोजेस थे उनका सोल्यूशन आप ढूंढ लीजिए, तो आपकी लैंड डिग्रेडेशन का आपका कंजर्वेशन हो जाएगा। मैनेजमेंट कीजिए ओवरग्रेजिंग की, फोरेस्टेशन का कीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स को कीजिए, प्लांटिंग शेल्टर और प्लांट्स को शेल्टर बेल्ट्स भी बोलते हैं, और विंड ब्रेक्स होते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, और प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए वेस्टलैंड्स का। माइनिंग एक्टिविटीज जो हो रही है आपकी कंट्री में उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, और प्रॉपर डिस्चार्ज कीजिए इंडस्ट्रियल वेस्टेज का, तो आपकी लैंड डिग्रेडेशन क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वहां पे हम पढ़ेंगे सोइल के बारे में, जो आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सोइल क्या होती है, उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, सोइल इरोजन क्या होता है, और उसका कंजर्वेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चे। थैंक यू वेरी मच।